In today's class, we will be going to discuss paper 1 of AS level biology 9700. The variant is 2 and the year is February March 2019. Start करते हैं. MCQ number 1. The diagram below was drawn from an electron micrograph of an animal cell. So what is an electron micrograph? Electron micrograph is simply a picture taken from electron microscope. ठीक है, तो एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसकी एक पिक्चर निकाली एनिमल सेल की और उस पिक्चर से नीचे उस पिक्चर को ऑब्जर्व करके यहाँ पे ड्राइंग बनाई है. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? विच डायग्राम would represent the same cell seen under a simple light microscope using daylight as the only light source. वो बोल रहे हैं कि अगर सेम एनिमल सेल को देखा जा रहा है यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो कौन सा डायग्राम हमें नजर आएगा, कौन सी पिक्चर नजर आएगी? जो डायग्राम बनेगा ऑफ एन एनिमल सेल यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप, वो कौन सा डायग्राम होगा? द आंसर इज ए. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें यू कैन नॉट सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इज दिस? दिस इज ER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये SER है. ठीक है, तो आपको SER नहीं दिखता लाइट माइक्रोस्कोप पे. दिस मीन्स B कैन नॉट बी द ऑप्शन. You cannot observe two centrioles on the light microscope. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन ऐसा नजर नहीं आता इतना डिटेल्ड, तो C ऑप्शन नहीं हो सकता. राइट. D में यू कैन सी डबल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर एनवेलप आपको एज अ डबल मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी. यू कैन नॉट ऑल्सो सी द राइबोसोम्स एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपको नजर नहीं आ सकता ऑन द लाइट माइक्रोस्कोप. तो सारी जो पिक्चर्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हैं. जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें पिक्चर नजर आएगी वो ऐसी नजर आएगी जिसमें हमें सिर्फ न्यूक्लियस नजर आता है. ठीक है, एंड वी कैन सी द न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा. लेट्स मूव ऑन टू MCQ नंबर 2. द डायग्राम ऑफ अ रेड ब्लड सेल, sorry, not a diagram, it's the diameter of red blood cell in a diagram was measured as 2.5 centimeter. So guys, there was a diagram, कोई डायग्राम बनी हुई थी जिसमें रेड ब्लड सेल था और उसमें जब उसका डायमीटर मेजर किया तो वो 2.5 सेंटीमीटर था. तो जो डायग्राम के अंदर जब हम डायग्राम में मेजर कर रहे हैं रेड ब्लड सेल का डायमीटर, तो वो कौन सा डायमीटर है? वो इमेज लेंथ होगी ना. दिस इज नॉट एक्चुअल लेंथ, दिस इज इमेज लेंथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बिकॉज ये डायग्राम की बात हो रही है. द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल वाज 7 माइक्रोमीटर. तो 7 माइक्रोमीटर क्या है? एक्चुअल लेंथ है, क्योंकि एक्चुअल डायमीटर था. एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन. एज यू ऑल नो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ. तो इमेज लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे? इट्स 2.5 सेंटीमीटर. सो यू नीड टू कन्वर्ट 2.5 into 2.5 सेंटीमीटर इंटू माइक्रोमीटर्स. तो अगर आपको 2.5 सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले रूल क्या होता है कि पहले आप जो है वो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, एंड देन मिलीमीटर को कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000. तो ये वैल्यू आ गई माइक्रोमीटर्स में. यू डिवाइड बाय द एक्चुअल लेंथ. एक्चुअल लेंथ कितनी है? 7 माइक्रोमीटर्स. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25,000 divided by 7. This is the magnification. So answer is C. Let's move on to the next MCQ. This MCQ is very good. MCQ number 3. The diagram shows a fin whale drawn to the scale. अच्छा, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? स्केल बार नजर आ रहा है. तो गाइज, जो भी हमें वर्किंग करनी है वो स्केल बार पे करनी है. वी हैव टू इग्नोर दिस डायग्राम. ठीक है, जो डायग्राम बनी हुई है वेल की, इसमें वेल को हमें इग्नोर कर देना है. वी विल जस्ट फोकस ऑन द स्केल बार. सही है. Which statement, sorry, a student made 3 statements about the diagram. Which statements are correct? Let's see. The magnification is 0.006. Let's see. Guys, अगर तुम लोगों के पास, तुम सबके पास ये पेपर हो
एंड इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्केल बार यूजिंग योर स्केल, तो लेंथ कितनी आ रही थी? 1.8 सेंटीमीटर आ रही थी, ठीक है। और वी कैन से 18 मिलीमीटर वाज द लेंथ व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द स्केल, ठीक है। स्केल बार को हम नॉर्मली क्या करते हैं? स्केल से मेजर करते हैं। तो स्केल से जब मेजर करते हैं तो जो लेंथ आती है स्केल बार की, वो इमेज लेंथ होती है। यस और नो? ठीक है। और जो लेंथ नीचे लिखी हुई है, दैट इज द एक्चुअल लेंथ, या एक्चुअल लेंथ है। यस और नो? ये एक्चुअल साइज है, सही है ना। ऊपर जो हमने मेजर किया 18 मिलीमीटर, दिस वाज द साइज ऑफ द स्केल बार, दिस इज द इमेज साइज। एंड इसके नीचे क्या है? एक्चुअल साइज है ना ये, राइट? ऐसे ही होता है हमेशा। अब नोटिस करो कि एक्चुअल साइज मीटर्स के अंदर है, एंड जो हमने मेजर किया है वो मिलीमीटर्स में। तो आपको एक यूनिट में आना होगा। लेट्स कम इनटू मीटर्स, मीटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? इमेज ओवर इमेज लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ। व्हाट इज द इमेज लेंथ ओवर हियर? इट्स 18 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो मिलीमीटर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर्स में। इफ यू वांट टू कन्वर्ट millimeters into meters, what you need to do? What you need to do? You need to divide by 1000, क्योंकि आप मिलीमीटर से मीटर्स में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अ बिगर यूनिट, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो 18 डिवाइड बाय 1000 से हम क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, मीटर्स में आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 3, so what will be the answer? 3 1s are 3, and then 3 6 is 18. 6 divided by 1000 is 0.006। तो मैग्निफिकेशन सही आ रही है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इंटू 0.006, मैग्निफिकेशन बिल्कुल सही आ रही है। अब आ जाते हैं द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइज टू द डायग्राम साइज इज 1667:1। ये देख लेते हैं। हमें रेशियो निकालना है किसका? एक्चुअल साइज का। एक्चुअल साइज कितना है? 3 मीटर्स। और जो डायग्राम साइज है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइज टू द डायग्राम साइज। तो एक्चुअल साइज ऊपर आएगा, डायग्राम साइज नीचे आएगा, दैट इज 6 डिवाइड बाय 1000, not 6, sorry, it's 18 divided by 1000. Can you tell me the answer? 3 divided by 0.018. What is the answer? Let me calculate it for you, and if you can tell me, तो तुम लोग बता दो। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आ रहा है 167:1। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि 1667:1, जबकि 167:1 आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 रॉन्ग है और ऑप्शन 1 सही है। अगर ऑप्शन 2 रॉन्ग है तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग एज वेल, ठीक है। अब बचा सी एंड डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी डी भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सी। आपको और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। दिस मीन्स द आंसर कैन ओनली बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फिन वेल हैज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 24 मीटर्स। अब ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्यों? इससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल लेंथ 3 मीटर्स लिखी हुई है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है द फिन वेल हैज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 24 मीटर्स। तो एक्चुअली जो 3 मीटर्स है गाइस, वो कभी भी वेल की लेंथ नहीं होती। अगर तुम लोग दिमाग लगाओ, वेल इज वेरी वेरी लॉन्ग, ऐसे ही है ना। वेल 3 मीटर्स लॉन्ग नहीं होती, 3 मीटर इतना लॉन्ग नहीं होता। 3 मीटर कुड बी द विड्थ ऑफ द वेल। तो बेसिकली मे बी, तो जो 3 मीटर यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मे बी दैट इज द दैट इज व्हाट द विड्थ ऑफ द वेल। लेंथ तो बहुत बड़ी होती है वेल की। और इवन तुमने जो यहाँ पे 18 मिलीमीटर निकाला है, क्या 18 मिलीमीटर लेंथ हो सकती है? यहाँ पे भी इमेज लेंथ हो सकती है 18 मिलीमीटर? हो ही नहीं सकती, विद ही होगी ना मोस्ट प्रोबेबली। यस और नो?
और नीचे यहाँ पे भी देखो कि दे हैव मेंशन्ड एक्चुअल साइज, लेंथ बोला ही नहीं ना इन्होंने, तो 3 मीटर प्रोबेबली विद है, लेंथ नहीं है, तो लेंथ ज्यादा ही होगी ना, लेंथ ज्यादा होती है, तो स्टेटमेंट 3 भी ठीक है। द आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 4। विच स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया? तो कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं? 70 राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। 80 राइबोसोम्स जो हैं वो दोनों में नहीं होते। सर्कुलर डीएनए दोनों में होता है। द आंसर इज ए, 1 and 3 ओनली। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 5। Radioactively labeled amino acids are introduced into a cell that is actively secreting an enzyme. अगर ये सेल एंजाइम सीक्रेट कर रहा है तो ये प्रोटीन बना रहा होगा, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और हमने क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड अमाइनो एसिड्स पुट किए हैं सेल के अंदर, इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, ये कैसी अमाइनो एसिड्स होंगी कि ये अमाइनो एसिड्स जहां भी जाएंगी सेल के अंदर, वहां से ये जो है अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज करेंगी। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है, ये जहां भी जाएंगी ना amino acids, what these amino acids will do, these amino acids wherever they go in the cell, they release gamma rays, right? और वहां से हमें जो है रेडियो एक्टिव गामा रेज मिलेंगी जिसको हम पिकअप कर सकते हैं। तो इन विच सेल स्ट्रक्चर विल द रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट बिकम कॉन्सेंट्रेटेड? वो पूछ रहे हैं कि सेल की किस पार्ट में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, यानी सबसे पहले हमें गामा रेज कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, कहाँ से मिलेंगी? ये अमीनो एसिड सबसे पहले कहाँ जाएंगे? दिस सेल इज secreting an enzyme actively, right? This means this cell is producing proteins, and amino acids will go to a place where proteins are made. Proteins are made in ribosomes, or we can say rough endoplasmic reticulum. तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगी? RER पे जाएंगी, एंड देन फिर वो आगे ट्रेवल करेंगी। ठीक है, RER से वेसिकल्स निकलेंगी। These vesicles are forming Golgi bodies, Golgi bodies से secretory vesicles। तो इस तरह अमीनो एसिड्स ट्रैवल कर रही होंगी, यानी अमीनो एसिड्स पहले तो RER पे जाएंगी, प्रोटीन बन जाएगा, फिर प्रोटीन आगे मूव ऑन करेगा। यू ऑल नो द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 6। राइबोसोम्स एग्जिस्ट एज सेपरेट सबयूनिट्स दैट आर बाउंड टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या बोल रहे हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट एज सेपरेट सबयूनिट्स। तुम सबको पता है कि राइबोसोम हैज अ लार्जर सबयूनिट, है ना, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि राइबोसोम्स एग्जिस्ट एज सेपरेट सब यूनिट्स दैट आर बाउंड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त पे ये दोनों लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट्स ये एक साथ बाउंड हो जाते हैं। व्हाट डू दीज सब यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ? सो गाइज यू शुड रिमेंबर दैट वेदर इट्स अ लार्ज सब यूनिट और वेदर इट्स अ स्मॉल सब यूनिट, दोनों किससे बनते हैं? बोथ आर मेड अप ऑफ ribosomal RNA and proteins, right? So they are made up of ribosomal RNA and protein, right? So the answer is C. Let's move on to MCQ number 6. 4 solutions were tested with Benedict solution. Okay. The table shows the colors of the solutions after testing. So guys, we have 4 solutions, 1, 2, 3 and 4, and these are tested with Benedict's region, यानी reducing sugar test किया गया है। तो different colors आए हैं यहाँ पे। Okay, fine. Which row shows solutions that could have given these results? तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि सॉल्यूशंस कौन से हो सकते हैं जो ये कलर्स दे रहे हैं। अब सॉल्यूशन 2 देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन 2 को नोट डाउन कर लो। कलर ब्लू आ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 में क्या होगा? नो रिड्यूसिंग शुगर, 0.0% रिड्यूसिंग शुगर, या इट कुड बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी रिड्यूसिंग नहीं होता ना। अगर आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर का भी टेस्ट करो विद बेनेडिक्स तो टेस्ट नेगेटिव आएगा ना, कलर ब्लू रहेगा बेनेडिक्स का। ठीक है, 1.0% नॉन रिड्यूसिंग शुगर विल स्टिल गिव ब्लू कलर, लेकिन अगर रिड्यूसिंग शुगर है 0.5% तो वो ब्लू कलर नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन कुड बी, वैलिड ऑप्शंस कैन बी ए, बी एंड सी। तो अब इसमें से हमें डिड्यूस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हमेशा याद रहे बेनेडिक्स टेस्ट में कलर ब्लू कब आएगा? जब या तो रिड्यूसिंग शुगर है
सॉरी, या तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सॉल्यूशन के अंदर, या रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाते हैं सॉल्यूशन 1 पे। तो सॉल्यूशन 1 इज गिविंग अ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट्स में है। तो सबसे कम अमाउंट्स में हमें कहाँ मिल रहा है रिड्यूसिंग शुगर? वही सॉल्यूशन 1 होगा ना। सॉल्यूशन 1 विल बी 0.05% रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सबसे कम है। बाकी ऑप्शंस में तो हमारे पास 0.5 और 1 है ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसे ग्रीन कलर नहीं आएगा। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन 3 में बेडिक्स टेस्ट ब्रिक रेड कलर दे रहा है। ब्रिक रेड का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट एंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1.0%। एंड येलो का मतलब क्या है कि मीडियोकर कॉन्सेंट्रेशन होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, दैट इज 0.1%। सो द आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 8। The diagram shows a molecule of three hexose sugars. ठीक है. Which row correctly shows examples of carbohydrates in which these three hexose sugars occur? अब ये hexose sugars को identify कर लेते हैं. Guys, this is a hexagonal ring. और कार्बन नंबर 1 को देखो, कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है और OH नीचे है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और कौन सा ग्लूकोज है? जब H ऊपर होता है कार्बन नंबर 1 पे और OH नीचे होता है, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, एज यू ऑल नो। टू सेम स्ट्रक्चर है, बस कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है above the plane of ring. So this is beta glucose. 2 beta glucose हो गया. Okay. What about 3? If you look at 3, तो 3 क्या है? It's a pentagonal ring. It's a diamond shaped or pentagonal ring. ठीक है ना? तो this is beta fructose. सही है ना? क्योंकि पेंटागोनल रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है हेक्सोस, वो कौन सा होता है? हेक्सोस का मतलब है गाइस 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर हो पेंटागोनल, वो फ्रक्टोज ही होता है। बीटा फ्रक्टोज है ये। ठीक है। विच रो करेक्टली शोज एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन विच दीस 3 हेक्सोस शुगर्स अकर? तो गाइस याद रहे कि अमाइलोपेक्टिन में क्या आता है? अल्फा ग्लूकोज आता है ना, यानी 1 होगा अमाइलोपेक्टिन के अंदर, अल्फा ग्लूकोज आएगा। सेल्यूलोज के अंदर क्या आता है? बीटा ग्लूकोज यानी 2 आएगा। और सुक्रोज के अंदर क्या आएगा? बीटा फ्रक्टोज यानी 3 आएगा। द आंसर इज डी। Let's move on to MCQ number 9. Which feature of glycogen distinguishes glycogen from starch? All glycogen molecules are highly branched. Yes, guys, ये आंसर है इसका। क्योंकि as you all know, glycogen is highly branched. स्टार्च में अमाइलोज भी, अमाइलोपेक्टिन भी है, अमाइलोज ब्रांच नहीं है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है लेकिन हाईली ब्रांच नहीं है, जबकि ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड। ऑल ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड होता है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है। All glycogen molecules contain alpha glucose. स्टार्च में भी अल्फा ग्लूकोज होता है। All glycogen molecules contain alpha 1,4 glycosidic bonds. स्टार्च में भी होते हैं alpha 1,4 glycosidic bonds. ठीक है। MCQ number 10. A student wrote 4 statements about what happens during hydrolysis of a carbohydrate. ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या क्या होता है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स स्टूडेंट ने लिखे हैं। हमें बताने हैं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स। नो। हाइड्रोलिसिस में मोनोसैकेराइड्स जो है उससे डाइसैकेराइड्स नहीं बनते, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स जॉइन होकर डाइसैकेराइड्स बना रहे हैं। गाइस, स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है तुम लोगों ने। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बहुत जल्दी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही है। दिस इज ट्रू, हाँ सही है। अगर डाइसैकेराइड्स टूट रहे हो और मोनोसैकेराइड्स बन रहे हो, वो हाइड्रोलिसिस है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखो, दे आर सेइंग डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स। इसका मतलब ये है कि मोनोसैकेराइड्स जॉइन होकर डाइसैकेराइड बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो कंडेंसेशन है ना। व्हेन डाइसैकेराइड्स आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स जॉइन होकर जब डाइसैकेराइड्स बना रहे हैं, वो कंडेंसेशन है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन। यस, हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। दिस इज ट्रू। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एडेड और रिलीज्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज्ड। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? यस गाइस, हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, रिलीज नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। मोनोसैकेराइड्स कैन बी फॉर्म। यस, मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो आंसर इज 2 and 4, सी। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? We are only supposed to know the structures of alpha and beta glucose and beta fructose for hexoses. Yes, you only need to know alpha glucose, beta glucose, and beta fructose.
as far as hexoses are concerned. Let's move on to MCQ number 11. Guys, MCQ number 11 is very very good. It's really good MCQ. ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना. The table compares three molecules X, Y, and Z, which contain the elements carbon, hydrogen, and oxygen only. The percentage of carbon, hydrogen, and oxygen atoms in each molecule is shown. Which row correctly identifies molecules X, Y, and Z? Okay. तो इसमें से X, Y और Z कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो हमेशा याद रहे मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. एज यू ऑल नो, कोई भी मोनोसेक्राइड होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2ON. यानी हमेशा याद रहे कि एक मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:2:1. दिस इज ट्रू फॉर ऑल द मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट ओनली वन. वो कौन सा है? True for all monosaccharides except which one? Yes guys, deoxyribose. deoxyribose एक वाहिद मोनोसेक्राइड है जिसमें ये रेशो नहीं होता, क्योंकि deoxyribose का फॉर्मूला क्या है? It's C5H10O4. होना चाहिए था O5, C5H10O5 होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन एज द नेम सजेस्ट डीऑक्सीराइबोज, तो उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है. जैसे मैंने आप सबको पढ़ाया था कि डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है ना, तो एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं, 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं. होने चाहिए थे 5. अगर 5 होते ना तो रेशियो क्या होता? 1:2:1 होता ना. बस इस वजह से रेशियो यहाँ पे खराब हो जाता है डीऑक्सीराइबोज में. तो गाइस, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं हमेशा याद रहे दे ऑल हैव द रेशियो 1:2:1 एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोज. बस ये याद रखना. तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है या एक्स क्या है. तो अगर हम देखें तो कार्बन 25% है, हाइड्रोजन 50% है और ऑक्सीजन 25% है. दिस इज द रेशियो ऑफ 1:2:1. दैट मीन्स एक्स इज अ मोनोसेक्राइड. ओके, इफ यू टॉक अबाउट डाइसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स, तो हमेशा याद रहे गाइस कि जब भी डाइसैक्राइड बनता है ना, जब भी डाइसैक्राइड बनेगा या पॉलीसैक्राइड बनेगा, तो व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर? देयर इज अ loss of what? H2O, loss of water molecules, loss of water molecule or water molecules. तो हमेशा याद रहे कि जब भी डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स बनते हैं तो मोनोसैक्राइड से बनते हैं. यस और नो? इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. हमेशा याद रहे मोनोसैक्राइड्स जब ज्वाइन होते हैं तो डाइसैक्राइड्स बनाते हैं और पॉलीसैक्राइड्स बनाते हैं. तो होता ये है कि जब भी मोनोसैक्राइड्स ज्वाइन होके डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स बनाएंगे, दे विल बी लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. इट मींस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूज करेंगे वो. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होने लगेगी और किसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी? कार्बन की. तो अगर हम वाई देखें तो वाई में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज एज कंपेयर टू, मतलब देखो, अगर हम वाई को देखें, वाई और एक्स को कंपेयर करें, एक्स मोनोसेक्राइड है, हम एक्स और वाई को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? एज कंपेयर टू एक्स कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज कम हो गई और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी. जब डाइसैक्राइड बनेगा या पॉलीसैक्राइड बनेगा ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी और कार्बन की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा याद रहे 1:2:1 का रेशियो नहीं होगा डाइसैक्राइड पॉलीसैक्राइड में. 1:2:1 का रेशियो नहीं होगा बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. डाइसैक्राइड पॉलीसैक्राइड में 1:2:1 का रेशियो नहीं होगा. सिर्फ आपने ये देखना है कि क्लोज होगा रेशियो, 1:2:1 का रेशियो कि करीब करीब आएगा. एग्जैक्ट नहीं होगा ये रेशियो, करीब करीब आएगा. लेकिन तुम लोग नोटिस करोगे कि जो है वो एज कंपेयर टू द मोनोसैक्राइड, कार्बन की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी बिकॉज वाटर इज बीइंग लॉस्ट. ठीक है जी. तो वाई क्या है? वाई कुड बी अ डाइसैक्राइड और इट कुड बी अ पॉलीसैक्राइड. अब जी देखो, जी में जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन.
यस गाइस, अगर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम हो, बहुत कम, और एज कंपेयर टू हाइड्रोजन कार्बन की परसेंटेज इस तरह मैच करे कि हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ कार्बन। हमेशा याद रहे ये बात। अगर ऑलमोस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो हो 1:2 का, और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो, सो दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये फैट है, क्योंकि फैट के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है गाइस। फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स हैव वेरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, तुम सबको पता है ना कि ट्राइग्लिसराइड्स दे, तो उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हाई है और ऑक्सीजन बहुत लो है, तो वो ट्राइग्लिसराइड होता है। इट मींस Z is triglyceride and the answer is B. So guys, this was a very good MCQ. Let's move on to MCQ number 12. Which statements about differences between phospholipids and triglycerides are correct? Phospholipids have hydrophobic regions but triglycerides do not. Guys, phospholipids के पास भी हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के पास भी हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं। इनफैक्ट ट्राइग्लिसराइड तो पूरा का पूरा ही हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड तो है ही वाटर इनसॉल्युबल, पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक है। और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, दे हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। The fatty acids in a phospholipid are always saturated. This is wrong. Phospholipid के अंदर जो fatty acids हैं वो saturated भी हो सकती हैं, unsaturated भी हो सकती हैं। Phospholipids are polar molecules but triglycerides are non-polar. This is true. Triglycerides पूरे के पूरे non-polar हैं, जबकि phospholipids थोड़े बहुत polar हैं. They have a polar end or a hydrophilic end. तो आंसर क्या होगा इसका guys? Only third statement is correct. The answer should be D. Okay, let's move on to MCQ number 14. Which levels of protein structure can determine the specificity of an enzyme? अगर एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की हम बात करें, so what is meant by the specificity of an enzyme? Guys, अगर एक एंजाइम स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये है कि उसका एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप है, उसका जो है उसके पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जिसका एक स्पेसिफिक शेप है, जिसमें एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट होता है। तो हमेशा याद रहे कि जो है कौन से ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी डिफाइन करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से ही आगे 3 डायमेंशनल शेप आएगा ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी। गाइस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करता है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स बनेंगी, थोड़ा बहुत शेप में तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी, गाइस चारों स्ट्रक्चर्स जो है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी डिटरमिन कर सकते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वैसे तब एंजाइम की स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करता है जब एंजाइम में देयर आर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड जो है डिफरेंट चेन्स, सबका एक्टिव साइड में कंट्रीब्यूशन हो। जैसे अगर एक एंजाइम के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना एक्टिव साइड के अंदर। अगर एक एंजाइम के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो एक्टिव साइड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो चारों चेन्स का होगा। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैन आल्सो डिटरमिन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। इसका आंसर क्या होगा? ए। 14A इज द आंसर। Let's discuss MCQ number 13. An investigation was carried out into the effect of different treatments on the permeability of the cell surface membranes and the tonoplast of beetroot cells. तो गाइस यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम जो है वो करेंगे और उन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट देखेंगे किसकी परमेबिलिटी पे, सेल सरफेस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे और टोनोप्लास्ट की परमेबिलिटी में इन बीटरूट सेल्स, ठीक है। अच्छा, बीटरूट सेल्स जो होते हैं दे हैव वैक्यूल्स। Beetroot cell vacuoles contain a red pigment. This pigment is unable to pass out of the cell because it cannot diffuse through the tonoplasts or cell surface membranes. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बीटरूट के सेल्स हैं उनके पास जो सैप वैक्यूल है उसमें एक रेड पिगमेंट होता है जो कि वैसे सेल से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि रेड पिगमेंट जो है वो टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा और सेल सरफेस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये पिगमेंट बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। 1 centimeter cubes were cut from the beetroot and washed in running water for 20 minutes to remove any pigment released from the damaged cells. यहाँ पे क्या किया कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स थे उनको कट किया। ऑब्वियसली कट करेंगे तो क्या होगा, जब हम कट करते हैं गाइस तो कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना कट करने से, सारे सेल्स तो डैमेज नहीं होते। जब आप क्यूब को कट करोगे तो कुछ सेल्स तो डैमेज होंगे, उनकी मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी, तो थोड़ा सा जो है वो पिगमेंट बाहर आएगा, लेकिन उसको वॉश कर दिया है यहाँ पे with the running water. The cubes were then placed in test with different contents and observed for 5 minutes. यानी उन क्यूब्स को कट करने के बाद वॉश कर दिया, यानी जो सेल्स डैमेज हुए थे उनसे पिगमेंट रिलीज हो गया, लेकिन उस पिगमेंट को हमने वॉश कर दिया है।
तो जो सेल्स इंटैक्ट हैं अभी हम उनको टेस्ट कर रहे हैं आगे, सही है ना। तो हमने क्यूब्स को कहाँ डाल दिया, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट चीजें हैं, सही है। विच रो शोज a correct explanation for the observation recorded for one of the treatments। यानी हमने जो है क्यूब्स को प्लेस किया है डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, और उससे जो ऑब्जर्वेशन आएगी और एक्सप्लेनेशन आएगी उसको हमें मैच करना है। जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड की एज अ ट्रीटमेंट, तो क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब स्टे क्लियर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव बीन डीनेचर्ड। ओके, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव बीन डीनेचर्ड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करें और मेम्ब्रेन प्रोटीन डीनेचर हो जाए, ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू तो वैसे भी ये पिगमेंट पास नहीं करता ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रीटमेंट से टेस्ट ट्यूब क्लियर रही, यानी पिगमेंट बाहर नहीं आया, ठीक है, तो वो इसलिए थोड़ी ये थोड़ी बात हुई कि प्रोटीन्स डीनेचर हो गए इसलिए वो बाहर नहीं आया। प्रोटीन्स के थ्रू बाहर थोड़ी आता है वो। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन प्रोटीन्स को डीनेचर कर रही है, सही है, तो इससे पिगमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। पिगमेंट तो क्रॉस ही नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को। प्रोटीन्स अगर डीनेचर भी हो जाएं, या प्रोटीन्स अगर डीनेचर नहीं भी थे, तब भी वो पिगमेंट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इथेनॉल जब हमने पुट की, तो क्या हुआ, कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न रेड, इसका मतलब पिगमेंट बाहर आ गया। टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स रेड हो गए, इसका मतलब पिगमेंट बाहर आ गया है। तो इथेनॉल ने ऐसा क्या किया कि पिगमेंट्स बाहर आ गए। लिपिड्स इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैव डिसॉल्व्ड। यस गाइस, दिस इज ट्रू। इथेनॉल को जब हमने ऐड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लिपिड्स थे मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स, वो सब डिसॉल्व हो गए, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। जब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, सेल सरफेस मेम्ब्रेन दोनों प्लास्ट रप्चर हो जाएंगी, तो पिगमेंट बाहर आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट वी सी, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, एमसीक्यू नंबर 13 का। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 15। द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनिशियल रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम इफेक्ट देख रहे हैं किसका, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्राफ इज करेक्ट। Between R and S, the number of enzyme molecules is limiting the rate of reaction. Guys, याद रहेगा जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इन क्लास, कि जब तक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे और रेट बढ़ता रहे, तब तक क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहे, रेट बढ़ता रहे, इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है ना, क्योंकि सबस्ट्रेट कम है और सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम सबस्ट्रेट बढ़ाएं एंड रेट स्टेज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है गाइस, अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग नहीं है, अब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि अब सबस्ट्रेट तो बहुत ज्यादा है, सबस्ट्रेट के हिसाब से एंजाइम कम पड़ गए, क्योंकि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिटवीन आर एंड एस द नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स इज लिमिटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, नो। आर और एस के बीच में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग है। Between R and S, the number of product molecules is limiting the rate of reaction. Guys, product molecules कभी भी rate of reaction को limit नहीं करते। Between S and T, number of enzyme molecules is limiting the rate of reaction. Yes, guys, this is true. S और T में enzyme molecules जो हैं वो क्या हैं, limiting factor है या limiting है। समझ में आ रही है सारी बातें। So the answer is C. Let's move on to MCQ number 16. The diagram represents the reversible reaction or a reversible interaction between the active site of an enzyme and the different inhibitors X and Y. Okay, so guys, this is not reversible reaction, this is reversible interaction. तो वो बोल रहे हैं कि the diagram represents the reversible interaction between the active site of an enzyme and different inhibitors X and Y. Which row correctly identifies the type of inhibition shown by the inhibitor X and Y? तो guys, inhibitor X bind कर रहा है active site पे, तो जब भी inhibitor bind करता है active site पे, it is competitive inhibition. Why? Because the inhibitor competes with the substrate for the active site. तो competitive inhibition है। Inhibitor Y क्या कर रहा है, inhibitor Y is not binding to the active site. Inhibitor Y is binding to some other site on the enzyme which is known as allosteric site, और उसकी वजह से क्या हुआ गाइस, एक्टिव साइट का शेप चेंज हो चुका है। तो Y जो इनहिबिटर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। द आंसर इज बी। MCQ number 17, which statements about the movement of water in and out of the cells are correct? ठीक है,
water moves from a region of more negative water potential to a region of less negative water potential. Guys, is this true or false? This is true. क्योंकि याद रहे guys के more negative का मतलब क्या होता है? lower, और less negative का मतलब क्या होता है? higher. तो कभी भी water lower water potential to higher water potential move नहीं करता. ठीक है ना? यहाँ पे ये लिखा है ना कि water moves from a region of more negative water potential to a region of less negative water potential. This is wrong. Water never moves from a lower water potential to higher water potential. It moves from a higher water potential to lower water potential. तो हम कह सकते हैं कि water is moving from less negative water potential to more negative. उल्टा होगा इसका. Water can cross the cell surface membranes by passing through channel proteins. This is true. गाइस, वाटर के जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर के चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्वापोरेंस. वाटर पोलर है ना, तो वाटर चैनल प्रोटीन्स को भी क्रॉस करता है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को भी क्रॉस करता है. दोनों चीजें क्रॉस कर सकता है. ठीक है. वाटर कैन पास थ्रू द सेल्यूलोज सेल वॉल. दिस इज ट्रू एज वेल. सेल्यूलोज सेल वॉल जो है वो फुली परमिएबल है, तो वो वाटर को पास होने देती है. ठीक है. और मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर पास होता है तो वो बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स पास हो सकता है या एक्वापोरेंस के थ्रू पास हो सकता है, विच आर वाटर चैनल्स. इसका आंसर क्या होगा? डी होगा. 2 and 3 ओनली. Let's move on to MCQ number 18. The diagram shows part of the cell surface membrane. Which row correctly identifies the function of the two of the numbered molecules? Okay guys, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन कौन से molecules listed हैं. One कौन सा है? One is a glycoprotein. What is two? Two is a glycolipid. ऐसे ही है. Three क्या है? Phospholipid. What is four? Cholesterol. What is five? It's a protein. It's just a protein. Intrinsic protein है, embedded हुआ है. And six क्या है? It's a channel protein or a pore. Okay. Which row correctly identifies the functions of the two of the numbered molecules? Molecule 1 act as an antigen. Yes, guys, this is true. Glycoproteins can act as antigens. Molecule 4 stabilizes the membrane. Exactly. Cholesterol क्या करता है? Membrane को stabilize करता है. Answer is A. Let's move on to MCQ number 19. During mitosis in animal cells, which process occurs after prophase? Prophase के बाद क्या होता है, guys? Metaphase आता है. तो centrioles move towards the opposite poles of the cell. Centrioles जो हैं, they move towards the opposite poles of the cell during prophase, not after prophase. They are asking about after prophase. Centromeres attached to the spindle microtubules. Yes guys, metaphase में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर्स होते हैं वो जाके स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल्स पे अटैच होते हैं और अलाइन कर जाते हैं एट इक्वेटर. तो आंसर क्या होगा? बी. Let's move on to MCQ number 20. Embryonic stem cells are able to embryonic stem cells are able to replicate continuously. इसका क्या मतलब है? What does this mean? Guys, जो embryonic stem cells होते हैं वो stem cells हैं and they can divide continuously. Replicate का मतलब यही है कि they can divide continuously. What happens to the telomeres during repeated mitotic cell cycles of the embryonic stem cells? वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो telomeres हैं, the telomeres, what happens to the telomeres during the repeated mitotic cell cycles of the embryonic stem cells? अब स्टेम सेल्स में जो टीलोमेयर्स हैं उनके साथ क्या होगा? क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं कंटिन्यूली, तो इनके टीलोमेयर्स शॉर्ट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अगर टीलोमेयर्स शॉर्ट होते चले गए तो क्या होगा? दे कैन नॉट रेप्लिकेट और डिवाइड कंटिन्यूली. उनकी डिवीजन एक टाइम आएगा कि स्टॉप हो जाएगी. तो होता यह है कि स्टेम सेल्स में एक एंजाइम होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस एंजाइम. दिस इज टीलोमेरेज. एंड टीलोमेरेज क्या करता है? जैसे टीलोमेयर्स शॉर्ट होते हैं उनकी लेंथ को मेंटेन कर देता है. ठीक है. तो टीलोमेयर्स जो हैं स्टेम सेल्स के अंदर हमेशा सेम लेंथ के रहते हैं. आंसर क्या होगा इसका? डी. द लेंथ ऑफ द डीएनए वाज एनालाइज्ड एंड सीक्वेंस्ड. 24% ऑफ इट्स नाइट्रोजनस बेसिस वर एडेनिन. व्हिच परसेंटेज ऑफ द बेसिस विल बी साइटोसिन? तो गाइस, अगर एडेनिन 24% है तो थायमिन भी कितनी होगी? बिकॉज एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, तो थायमिन भी 24% होगी. राइट? ओके.
एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन ना। अब ये हो गया 48%। ठीक है, अब बाकी जो डीएनए होगा वो ग्वानिन और साइटोसिन होगा। तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो है वो किसके इक्वल है? वो होगा 52%। 100 माइनस 48, यस और नो? तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन 52% है, एंड ग्वानिन और साइटोसिन भी इक्वल है। इसका मतलब ग्वानिन विल बी 28%, 52 डिवाइड बाई 2, एंड साइटोसिन भी 28% होगा, यस और नो? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? 28 नहीं, सॉरी 26। 52 डिवाइड बाई 2 इज 26। ठीक है, so the answer is B. Let's move on to MCQ number 22. Rifampicin is an antibiotic used to treat tuberculosis. It works by inhibiting RNA polymerase in bacteria. Which processes are directly inhibited by this antibiotic? Directly inhibition की बात हो रही है, directly. ठीक है, तो वो सिंपली बोल रहे हैं कि रिफेम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट टीबी, और वो क्या करती है कि इस तरह काम करती है कि वो इनहिबिट कर देती है आरएनए पॉलीमरेज को, जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज की इनहिबिशन से क्या होगा कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो डायरेक्टली जो है इनहिबिट हो जाएंगे? द आंसर इज डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कोई भी रोल नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन इज कैरीड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज का रोल है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है अगर वो इनहिबिट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगी। एटीपी सिंथेसिस में जो एंजाइम काम करता है वो एटीपी सिंथेज है, इट्स नॉट आरएनए पॉलीमरेज। तो एटीपी सिंथेसिस में आरएनए पॉलीमरेज का कोई भी रोल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 2 ओनली। ठीक है, तो सिर्फ यही इनहिबिट होंगे। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 23। विच टर्म्स डिस्क्राइब द मेथड बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द जाइलम वेसल एलिमेंट? ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है जाइलम वेसल एलिमेंट में, ठीक है, तो जाइलम वेसल एलिमेंट में गाइस जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है वो किससे हो रही होती है? मास फ्लो से हो रही होती है, एज यू ऑल नो। जाइलम वेसल एलिमेंट्स है ना, water is traveling up the xylem from high pressure to low pressure, so that is mass flow। और कोहेशन टेंशन भी हो रही होती है, यानी देर आर कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कोहेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और टेंशन की क्यों क्रिएट हुई हुई है? ट्रांसपाइरेशनल पुल की वजह से टेंशन क्रिएट हुई हुई है जो पुल कर रही है वाटर को अपवर्ड्स, तो कोहेशन टेंशन फोर्सेस की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। ऑस्मोसिस नहीं हो रहा होता गाइस, व्हाई? ऑस्मोसिस जो है ये लिखा हुआ है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द मेथड बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द जाइलम वेसल एलिमेंट्स। जाइलम वेसल एलिमेंट्स में ऑस्मोसिस नहीं होता, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए यू नीड पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, जाइलम वेसल एलिमेंट्स डेड हैं, देयर आर नो सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स और पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन्स, तो ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, 23A, 1 and 2 only। Let's move on to MCQ number 24. Which combination of features is characteristic of a phloem sieve tube element as it is loaded from a source? तो guys याद रहे कि if we talk about the source, तो हमें क्या बताना है कि which combination of features is characteristic of phloem sieve tube element as it is loaded from a source। ठीक है, तो water potential of the phloem sieve tube element, अच्छा सोर्स से कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। which combination of features is a characteristic of phloem sieve tube element as it is loaded from a source? ठीक है, तो सेल वॉल लिग्निफाइड है या नहीं है? सीव ट्यूब जो होती है उसकी जो सेल वॉल होती है गाइस वो नॉन लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निफिकेशन सिर्फ जाइलम वेसल एलिमेंट्स में होती है, फ्लोम वेसल एलिमेंट्स में नहीं होती। ठीक है, एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द फ्लोम सीव ट्यूब क्या होगी? मोर नेगेटिव देन द सोर्स। व्हाई? यस गाइस, यहाँ पे सोर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय सोर्स ओवर हियर? यहाँ पे जो सोर्स होगा वो है मीजोफिल सेल्स ना। सोर्स यूजुअली लीफ होती है, और लीफ के जो सेल्स होते हैं जैसे मीजोफिल सेल्स वो सोर्स सेल्स होते हैं। तो तुम सबको पता है कि सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होती है किसमें? फ्लोम सीव ट्यूब में ना, यस और नो? क्योंकि फ्लोम सीव ट्यूब के अंदर लोडिंग हो रही है ना सोर्स पे। मैंने तुम सबको बताया था कि फ्लोम सीव ट्यूब में क्या हो रही होती है? लोडिंग हो रही होती है। सुक्रोज इज बीइंग लोडेड इनटू द फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट at the source। So what is happening? Because of the loading,
the water potential decreases and becomes more negative than the source. Yani if we compare the water potential of the phloem sieve tube element then the mesophyll cell, तो mesophyll cell में कम सुक्रोज होता है और phloem sieve tube element में ज्यादा सुक्रोज आ गया है because of the loading. तो इस वजह से क्या हुआ है कि वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो गई है, मोर नेगेटिव हो गई है देन द सोर्स. फाइन. So the answer is C. MCQ number 25. The diagrams show transfer sections of parts of a plant with some transport tissues labeled from 1 to 6. Which row shows tissues that mainly transport water and tissues that mainly transport sucrose? Okay guys, तो यहाँ पे हम लेबलिंग कर लेते हैं. जैसे मैंने तुम सबको पहले ही बताया था, कुछ मैंने तुम लोगों को ट्रिक्स बताई थी कि जिससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि जाइलम कौन सा और फ्लोम कौन सा, राइट? तो लीफ में जाइलम इज एट द टॉप, यानी 1 जाइलम है, एंड 2 इज द फ्लोम. और वो कैसे पता चलता है गाइस कि जो मैंने आपको बताया था कि फ्लोम में आता है एलओई. एलओई मींस लोअर एपिडर्मिस, तो फ्लोम इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस. तो नीचे वाला फ्लोम होता है और ऊपर वाला जाइलम होता है इन लीफ. इफ यू टॉक अबाउट स्टेम्स, तो गाइस जो आउटवर्ड है वो फ्लोम है. 3 फ्लोम होगा यहाँ पे. फ्लोम इज आउटवर्ड्स इन स्टेम्स क्योंकि फ्लोम में ओ आता है, ओ फॉर आउटवर्ड्स, एंड जाइलम इज इनवर्ड्स. ठीक है, जाइलम इनवर्ड है. इफ यू टॉक अबाउट रूट, तो रूट में जो क्रॉस बन रहा है जाइलम है, यानी 6 इज जाइलम, एंड जाइलम के अराउंड जो टिश्यू है 5, वो क्या है? फ्लोम. तो बेसिकली हमें बताना है कि कहाँ पे वाटर मूवमेंट हो रही है और कहाँ पे सुक्रोज की मूवमेंट हो रही है. तो मेनली वाटर मूवमेंट कहाँ होगी? 1 पे होगी एंड 6 पे होगी. यस, 6 भी जाइलम है और 1 भी जाइलम है. और जो है वो सुक्रोज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ होगी? फ्लोम में, यानी 3 पे होगी. बिल्कुल 3 फ्लोम है और 5 भी फ्लोम है. आंसर इज बी. Let's move on to MCQ number 26. Which properties of lignin are important for the function of the xylem vessels in the stem of tall plant such as a tree? ठीक है, तो lignin की properties वो पूछ रहे हैं कि which properties of lignin are important for the function of xylem vessels. In of a tall plant such as a tree क्या है? Flexible, so does not bend easily. बिल्कुल होगा ये गाइस के जो लिग्निन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, तो बेंड नहीं करेगा. इसकी वजह से स्टेम भी बेंड नहीं करेगा. स्टेम को बेंड नहीं करना चाहिए. स्टेम में जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स में लिग्निन है, तो लिग्निन का रोल ये है कि वो इनफ्लेक्सिबल है, बेंडिंग प्रिवेंट करेगा. इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिग्निन की जो फंक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि वाटर इज ट्रेवलिंग अप द जाइलम. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो वाटर को जाइलम वेसल के थ्रू ऊपर ही जाना चाहिए, जाइलम वेसल से बाहर नहीं निकलना बीच बीच में. सही है. Water should enter the xylem vessels in the root, and water should exit the xylem vessels. Water should enter the xylem vessels in the root, and water should exit the xylem vessels in the leaf. तो बीच में कहीं ना कहीं लीविंग नहीं होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? तो लिग्निफाइड वॉल्स की वजह से क्या होता है? लिग्निन इज वाटर प्रूफ, तो वो जाइलम वेसल के अंदर पानी को कंटेन्ड रखेगा, पानी को बाहर नहीं जाने देगा. इट इज स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट कोलैप्स अंडर प्रेशर. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. व्हाट इज मेंट बाय कोलैप्स? कोलैप्स का मतलब ये होता है कि जाइलम वेसल बंद हो जाए. कोई भी ट्यूब होती है ना गाइस, वो कोलैप्स कर सकती है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट अ प्लास्टिक बॉटल, तो प्लास्टिक बॉटल जो है वो पिचक जाती है, बंद हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है. सही है, क्योंकि उसकी वॉल्स वीक होती हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट अ थर्मस, जिसकी वॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो तुम अगर थर्मस में से पानी निकाल दो तो थर्मस कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा. जब वॉल्स किसी भी ट्यूब की बहुत स्ट्रांग होंगी ना, तो वो ट्यूब क्लोज नहीं होती, बंद नहीं होती, कोलैप्स नहीं करती. तो लिग्निन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स कोलैप्स नहीं करती अंडर हाई प्रेशर. इट हैज वीकर एडेशन टू द वाटर मॉलिक्यूल्स देन सेल्यूलोज. तो गाइज ये जो है स्टेटमेंट, जो ये प्रॉपर्टी है वो जाइलम, ये जो प्रॉपर्टी लिग्निन की है वो जाइलम वेसल के फंक्शन में उसे हेल्प नहीं करती. ठीक है ना, लिग्निन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट करता है और सेल्यूलोज ज्यादा अट्रैक्ट करता है. तो ये नेगेटिव पॉइंट है. होना क्या चाहिए था? वैसे होना ये चाहिए था कि लिग्निन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है इससे? एडेशन होती है ना, और पानी ऊपर जाता बाय कैपिलैरिटी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है लिग्निन का, जो इम्पोर्टेंट
मतलब क्योंकि फ्लो आ गया है तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 1, 2 एंड 3। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 27। अ हीटिंग स्लीव was placed around the trunk of a small tree at a height of 1 meter above the ground. This allowed a narrow region of the tree trunk to be heated to 60 डिग्री सेल्सियस। क्या किया गाइस यहाँ पे कि एक हीटिंग स्लीव ली है और उसको ट्रंक के अराउंड प्लेस कर दिया, जो ट्रंक है ट्री का, एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। जो ट्री ट्रंक था, स्टेम था, उसके अराउंड इन्होंने एक हीटिंग स्लीव लगा दी 1 मीटर अबव द ग्राउंड। दिस अलाउड अ नैरो रीजन, एक ट्री का नैरो सा रीजन था जो कि हीटेड हो गया टिल 60 डिग्री सेल्सियस। How will heating this region to 60 degrees Celsius affects the transport of phloem sap and the xylem sap between the roots and the leaves? देखो गाइस, बात सारी ये है कि अगर ट्री ट्रंक को हीट करें तो 60 डिग्री पे हीट करने से क्या होगा कि सेल्स की डेथ हो जाएगी। यानी फ्लोम सीव ट्यूब्स में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और उनकी डेथ हो जाएगी, कंपेनियन सेल्स की भी डेथ हो जाएगी। तो गाइस फ्लोम सैप की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फ्लोम सैप की जो मूवमेंट होती है, सॉरी, फ्लोम सैप की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फ्लोम सैप की जो मूवमेंट है वो एक्टिव है, उसमें सेल्स लिविंग होनी चाहिए, दे शुड यूज एनर्जी, दे शुड यूज एटीपी। बट जाइलम सैप की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जाइलम वेसल्स गाइस वैसे ही क्या होती हैं, डेड होती हैं। तो प्लांट का अगर ट्रंक डेड हो जाए, वाटर स्टिल ऊपर जाएगा, जाइलम की मूवमेंट कंटिन्यूस रहेगी, फ्लोम की मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो फ्लोम सैप की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और जाइलम सैप की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। सो द आंसर इज सी, 27C। गैस एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? सर मास फ्लो फ्लोम में नहीं होता, फ्लोम में भी होता है, जाइलम में भी होता है। हमेशा याद रहे कि whenever substances are flowing from high pressure to low pressure, that is mass flow. मास फ्लो की एग्जांपल्स क्या हैं हमारे सिलेबस में? जाइलम सैप की मूवमेंट अप द जाइलम, व्हेन जाइलम सैप is flowing from the roots to the leaves in xylem vessels from high hydrostatic pressure to low hydrostatic pressure, वो मास फ्लो है। पहली एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल मास फ्लो की है, फ्लोम वेसल में जो, या फ्लोम सीव ट्यूब में जो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज from source to sink in phloem sieve tube elements from high hydrostatic pressure to low hydrostatic pressure, that is mass flow। और जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, in humans blood is flowing through the arteries and the capillaries and the veins, the blood is flowing from high pressure to low pressure, ये भी mass flow है। ठीक है, let's move on to MCQ number 28। the photomicrograph shows a section through a structure found in the mammals viewed using a light microscope। what are the main components of the layer W? guys if we look at this structure, तो ये एक आर्टरी है, एंड जो W लेयर है वो क्या है? ट्यूनिका मीडिया, राइट। जो मिडिल लेयर होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, जो आउटर लेयर होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और इनर लेयर इज ट्यूनिका इंटेमा। तो गाइज मुझे बताओ कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं? उसके अंदर हमें मसल फाइबर्स मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं, मसल फाइबर्स मिलते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, दैट इज सी। कोलेजन फाइबर्स हमें मिलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना में। MCQ number 29। Which row correctly identifies the locations in which a type of molecule or a cell can be present? ठीक है, right। So if we talk about antigens, तो एंटीजेंस ब्लड में हो सकते हैं, लिफ में भी हो सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड में भी हो सकते हैं। तो ये गलत है, ए इज रॉन्ग। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में भी हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड में भी हो सकता है, लिफ में भी हो सकता है, दिस इज रॉन्ग एज वेल। इफ यू टॉक अबाउट लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट ब्लड में भी हो सकता है, लिफ में भी हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड में भी हो सकता है। न्यूट्रोफिल कैन बी इन द ब्लड, कैन बी इन द लिम्फ एंड कैन बी इन द टिश्यू फ्लूइड, डी इसका आंसर है। न्यूट्रोफिल हर जगह हो सकता है, ब्लड में भी होते हैं, ब्लड से निकल के टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड से निकल के लिम्फ में चले जाते हैं। ठीक है गाइस, सही है। और लिम्फोसाइट भी तीनों जगह पे होते हैं, ग्लूकोज भी तीनों जगह पे होता है, और एंटीजन भी तीनों जगह पे हो सकते हैं। सही है, बट हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो टिक करना है। 30th, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड आर करेक्ट?
इट इज लिंक्ड टू द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यस गाइस, एज यू ऑल नो कि जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है वो कैसे बनती है, कि जो HbO8 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म HHB, दैट इज हीमोग्लोबिनिक एसिड, और साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है। HHB इज द हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो अगर हम देखें, दिस रिएक्शन इज लिंक्ड टू द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। व्हाई? Because as you all know that carbon dioxide combines with water to form carbonic acid, and this reaction is catalyzed by carbonic anhydrase, और फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करती है किसमें? यस गाइस, हाइड्रोजन आयंस के अंदर और आयंस के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा तो ही कार्बोनिक एसिड बनेगी, तो ही हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, तो ही हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो वन इज ट्रू, इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम बिकमिंग टू एसिडिक बाय रिमूविंग एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। दिस इज ट्रू गाइस, कि जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है वो क्या करती है कि उसने जो है वो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस को पिकअप कर लिया, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन एक्सेस अ बफर। इट कैन ओनली अकर व्हेन ऑक्सीजन एसोसिएट्स विद हीमोग्लोबिन, नो डिसोसिएट्स विद हीमोग्लोबिन। 3 रॉन्ग है गाइस। आंसर क्या होगा इसका? बी। व्हाई इज 3 रॉन्ग? इट कैन ओनली अकर व्हेन ऑक्सीजन डिसोसिएट्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकलेगी तब जो है हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा। ठीक है गाइस, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। ओके, MCQ number 31. The graph shows the oxygen dissociation curves of hemoglobin for 8 species of mammals. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 स्पीशीज हैं इसकी, मैमल्स की, एंड मैमल्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। एंड एज वी कैन सी कि जैसे ही मैमल्स का साइज डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। और तुम सबको पता होगा गाइस कि जब भी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट पे शिफ्ट करता है, इसका मतलब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ठीक है, ये क्या है? बोर्स इफेक्ट। खैर, बोर्स इफेक्ट को छोड़ो, तुम सबको वैसे ही पता है कि भाई जब भी बोर्स शिफ्ट बोलते हैं ऐसे वैसे, कि जब भी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड पे। तो हेमोग्लोबिन की चाहत या हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो रही होती है। तो माउस में जो हेमोग्लोबिन की चाहत है ऑक्सीजन के लिए वो सबसे कम है, और एलिफेंट के अंदर जो हेमोग्लोबिन की चाहत या एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो सबसे ज्यादा है। अब इससे एक और चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं गाइस, कि जब हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होती है ना, तो हेमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। हमेशा याद रहे कि इसका बेनिफिट क्या होता है, एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होने का, हेमोग्लोबिन की एफिनिटी या चाहत ऑक्सीजन के लिए कम होने का बेनिफिट क्या है कि हेमोग्लोबिन विल इजीली रिलीज ऑक्सीजन, राइट? ठीक है, और अगर एफिनिटी ज्यादा है, हेमोग्लोबिन की चाहत ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो वो इजीली रिलीज नहीं करेगा ऑक्सीजन। Which conclusion is consistent with the data shown in the graph? The hemoglobin of a larger mammals will combine with oxygen at a lower partial pressure of oxygen than smaller mammals. Is this true or false? वो बोल रहे हैं कि जो हेमोग्लोबिन है लार्जर मैमल्स का, वो कंबाइन कर जाएगा विद ऑक्सीजन एट अ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ स्मॉल मैमल्स। दिस इज ट्रू गाइस। व्हाई? क्योंकि जो लार्जर मैमल्स हैं उनकी हेमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या है? ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। तो इवन अगर ऑक्सीजन का लोअर पार्शियल प्रेशर होगा, तब भी जो है वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, हेमोग्लोबिन ऑफ लार्जर मैमल एज कंपेयर टू द स्मॉलर मैमल। पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी नहीं, ऑप्शन बी, द हेमोग्लोबिन ऑफ लार्जर मैमल्स will release oxygen at a higher partial pressure of oxygen than that of the smaller mammals. This is wrong. जो hemoglobin है ना larger mammals का, this will release oxygen at a lower partial pressure, not higher. क्योंकि देखो elephant जो है 1, उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यानी सैचुरेशन कम कब हो रही है? बहुत ही लो पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, तो बी गलत है। The metabolic activity of the mammal is directly proportional to the ability of its hemoglobin to release oxygen. Guys, metabolic activity का तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है ना। The size of the mammal is directly proportional to the ability of its hemoglobin to release oxygen. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि size of the mammal is directly proportional to the ability of its hemoglobin to release oxygen। ये गलत है, inversely proportional है।
तुम लोग देख रहे हो कि जिस तरह साइज कम होता जा रहा है मैमल्स का, एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम होती जा रही है ऑक्सीजन के लिए। जैसे साइज बढ़ रहा है ना मैमल्स का, तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, चाहत हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए कम होती जा रही है, तो एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है। So the size of the mammal is not directly proportional; it's inversely proportional to the ability of its hemoglobin to release oxygen. तो D भी गलत है, इसका आंसर होगा A. Let's move on to MCQ number 32. The statements list some of the events in the cardiac cycle. They are not in the correct order. Guys, इन्हें correct order में put कर देते हैं. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है साइनोएट्रियल नोड काम करेगा. So the muscle tissue of the synoatrial node contracts. अच्छा, ऑर्डर में नहीं लिखना, सॉरी. Which statement describes the second of these events to occur in the cardiac cycle? सबसे पहले क्या होता है गाइस? 4 होगा. The muscle tissue of the synoatrial node contracts. उसके बाद क्या होगा? The wave of electrical excitation sweeps across the atria, and then the atria contract. उसके बाद क्या होगा? The atrioventricular node delays the impulse for a fraction of second. उसके बाद क्या होगा गाइस? The wave of electrical excitation, the wave of electrical excitation या the impulse travels through the Purkinje tissue. और फिर उसके बाद क्या होगा? The wave of electrical excitation sweeps upwards from the base of the ventricles. और उसके बाद क्या होगा guys? What is the next step? The ventricles contract. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? What is the second to occur? C. Fine. C. Sixth जो है, it is the second most to occur. Let's move on to MCQ number 33. Which statement about typical bronchioles is correct? Guys, if we talk about the bronchioles, तो bronchioles के पास cartilage होती है? No. Ciliated cells होते हैं? Yes. They have goblet cells and smooth muscles. They have smooth muscles and cartilage. Smooth muscles होते हैं. Smooth muscles ciliated. As you all know, bronchioles have cilia, but they don't have goblet cells, but they have smooth cells. MCQ number 34. Guys, 34 MCQ जो है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. It's about smoking. Which two diseases are transmitted by airborne droplets? Airborne droplets कौन सी होती हैं guys? जो कि respiratory droplets होती हैं, that are released by a person during cough or sneeze. So cholera is not transmitted by airborne droplets. It's waterborne and foodborne. Malaria and measles. Malaria is transmitted by female Anopheles mosquito. Measles and tuberculosis, they are transmitted by airborne droplets. Measles भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम सबको पता होना चाहिए कि measles भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. ठीक है, तो measles जो है वो भी फैलता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, और टीबी तो फैलता ही एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से है. 36. MCQ number 36. Which features do the causative agents of measles, malaria and tuberculosis have in common? ठीक है, तो guys, measles is caused by virus. Measles is caused by a virus. Malaria is caused by what? It's caused by a prototist, which is a eukaryote, and tuberculosis is caused by bacterium, which is a prokaryote. तो इन सब में कॉमन क्या है? साइटोप्लाज्म है सब में. वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी. गाइस, एटीपी नहीं बना सकते. सरफेस एंटीजन्स होते हैं, यस. सरफेस एंटीजन्स तीनों के पास होते हैं. वायरस है, तुम सबको पता है कि वायरस के सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं, बेटियम के सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं, और प्रोटोटिस्ट के सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें वायरस एटीपी नहीं बना सकता और वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, जबकि प्रोटोटिस्ट और बैक्टीरियम दे कैन मेक एटीपी एंड दे आल्सो हैव साइटोप्लाज्म. लेकिन हमें वो बातें बतानी है जो तीनों में कॉमन हो. सही है, ओके. लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 37. व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई मोस्ट वायरसेस दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स? ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो मोस्ट वायरसेस जो डिजीज कॉज कर रहे हैं ह्यूमंस में, व्हाई आर दे अनअफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक्स? Viral antigens do not bind to antibiotics.
नो. Viral nucleic acids are protected by a protein coat. Viruses contain no ribosomes or messenger RNA. Viruses reproduce inside living eukaryotic cells. ठीक है, so what do you think should be the answer? Viral antigens do not bind to antibiotics. भाई वो एंटीबायोटिक से बाइंड तो कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है. ठीक है, वायरल एंटीजेंस जो हैं वो एंटीबायोटिक से बाइंड कर सकते हैं अगर बाइंडिंग होगी प्रॉपर, तो क्योंकि एंटीजेंस प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो एंटीबायोटिक से बाइंड तो कर सकते हैं. तो ये तो रॉन्ग है. सही है. वायरल न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोड. तो गाइज प्रोटीन कोड से क्या होता है? प्रोटीन कोड से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. क्यों? बिकॉज प्रोटीन कोड टूट भी सकता है. सही है. ठीक है ना. वायरसेस कंटेन नो राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए. अच्छा, ये भी मुझे कोई वैलिड ऑप्शन नहीं लग रहा. वायरसेस रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. गाइस एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो किसे अफेक्ट करती हैं? जी, बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है ना, प्रोकैरियोट्स को अफेक्ट करती हैं, यूकैरियोट्स को करती ही नहीं है. और वायरसेस क्या लिखा हुआ है? रिप्रोड्यूस इनसाइड लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स. तो बिकॉज एंटीबायोटिक्स डोंट अफेक्ट यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो वायरसेस को भी अफेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सही है गाइस. तो ये जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पे जो सी है, सी में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ऑप्शन लगता है, सी कंफ्यूजन होती है सी में. लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कंफ्यूजन. देखो, वायरसेस कंटेन नो राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए. जरूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक का जो साइट ऑफ एक्शन है वो राइबोसोम ही हो. बात समझ में आ रही है? दूसरे एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिनके साइट ऑफ एक्शंस डिफरेंट होते हैं. तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी जो है ऑर्गेनिज्म के पास राइबोसोम नहीं है तो उस पर एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर सकती. ये जरूरी नहीं है. सही है. एमसीक्यू नंबर 38. व्हाई डज द व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस इन पीपल विद ल्यूकीमिया? बस ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर. ठीक है. मोर एंटीबॉडीज आर रिक्वायर्ड सो देयर आर मोर बी lymphocytes. नो. मोर lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. दिस कुड बी द ऑप्शन. मोर मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा. बस याद रहे कि बात इधर सारी ये है कि ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर. और हमेशा याद रहे कैंसर्स में, कैंसर्स का क्या रूल होता है? कैंसर्स में सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं या अनडिफरेंशिएटेड? कैंसर्स में सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, अनस्पेशलाइज्ड. तो प्लाज्मा सेल्स तो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं. प्लाज्मा सेल्स नहीं, सॉरी, मेमोरी सेल्स. तो मेमोरी सेल्स तो सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स में बनते हैं, वो कैंसर से नहीं बनेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेमोरी सेल्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज हाईली व्हेन देयर इज डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन एट हाई लेवल्स. तो वो कैंसर में तो नहीं होता. ठीक है. मोर टी लिम्फोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. नो. ये सब इम्यून रिस्पॉन्स में हो रहा है, बाकी जो सारी चीजें हैं. ठीक है. ए सी एंड डी नॉर्मली होता है हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के वक्त पे. ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है कि ज्यादा लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो में जो सेल्स हैं वो ट्यूमर बन चुके हैं, ट्यूमर सेल्स बन चुके हैं, एंड दे आर डिवाइडिंग इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. तो जिसकी वजह से ज्यादा लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं बोन मैरो के अंदर. एंड गाइस, ये जो लिम्फोसाइट्स होंगे ना, ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे. So you should know that leukemia is a blood cancer in which the cells of the blood they divide in an uncontrolled manner, and they will be poorly differentiated or poorly specialized. MCQ number 39. Where are antibodies found during an immune response? On the surface of the pathogens, yes. Pathogens के surface पे जाके bind हो जाती हैं. And on the surface of the memory cells. Guys, memory cells के surface पे antibodies हो सकती हैं. यहाँ पे इन्होंने specify नहीं किया हुआ कि कौन सा memory cell है ये. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और वैसे भी मेमोरी सेल्स के सरफेस पे क्यों होंगे एंटीबॉडीज? मेमोरी सेल्स को थोड़ी टारगेट कर रही हैं एंटीबॉडीज. पैथोजन के सरफेस पे होंगे ना, मेमोरी सेल्स के सरफेस पे नहीं होंगी. तो इसका आंसर होगा बी. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 40. द ग्राफ shows the changes that occur in the concentration of antibodies in the blood of a baby before birth and during the first few months after birth. ठीक है. तो गैस बिफोर बर्थ हम देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन राइज कर रही है बिफोर बर्थ. और आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फॉल कर रही है, लेकिन शुरू में फॉल कर रही है, फिर राइज करके जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे आ रही है. ठीक है ना.
तो बर्थ से पहले यहाँ पे कौन सी लाइन है? जो डॉटेड लाइन है गाइस, वो रिप्रेजेंट कर रही है टोटल एंटीबॉडीज, जो कि डार्क ब्लैक लाइन है, ठीक है, फर्म डार्क ब्लैक लाइन थिक, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, एंड जो लाइट ब्लैक है, जो थिन ब्लैक है, वो एंटीबॉडीज बाय द बेबी, ठीक है जी। विच डिस्क्रिप्शन अबाउट द चेंजेस इन इम्यूनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ इज करेक्ट? बर्थ के बाद की बात करनी है। तो बर्थ के बाद क्या हो रहा है गाइस, के जो एंटीबॉडीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? एंटीबॉडीज आर मेड बाय द बेबी, ठीक है, एंड देयर आर आल्सो एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन किसका है? बेबी खुद भी अपनी एंटीबॉडीज बना रहा है और मदर भी दे रही है। लेकिन देखो बर्थ से पहले तो सिर्फ मदर ही दे रही थी ना। बर्थ से पहले चेक करो कि एंटीबॉडीज वर ओनली प्रोवाइडेड बाय द मदर। आफ्टर बर्थ व्हाट इज हैपनिंग, कि बेबी खुद की भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है और जो है वो मदर से भी एंटीबॉडीज आ रही हैं। तो विच डिस्क्रिप्शन अबाउट द चेंजेस इन इम्यूनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ इज करेक्ट? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डिक्रीजेस एंड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इंक्रीजेस। गाइस एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी तो बढ़ रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी तो थी नहीं ना पहले भी, कोई एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट थोड़ी कर रहे थे। अच्छा सॉरी, ये एक्टिव आर्टिफिशियल है ना। व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव आर्टिफिशियल? कि जब हम एंटीजन इंजेक्ट करें। देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? व्हेन एन एंटीजन एंटर्स द बॉडी और व्हेन अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी, ठीक है। अब हम एंटीजन या पैथोजन को आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव होगी, या नेचुरली एंटर हो जाए पैथोजन तो दैट इज नेचुरल एक्टिव। बेबी खुद की एंटीबॉडीज बना रहा है, इट मीन्स कि एंटीबॉडीज क्योंकि बेबी खुद की बना रहा है, तो इट मीन्स कि बेबी में जो एंटीजन्स और पैथोजन एंटर हो रहे हैं नेचुरली, दे आर रिजल्टिंग इन एन इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बन रही है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी आ रही है बेबी के अंदर जो कि नेचुरल है। तो बिल्कुल बेबी में एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ रही है। और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कम हो रही है ना। इसका आंसर डी होगा। पैसिव नेचुरल क्यों कम हो रही है? पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है गाइस, कि जब जो है वो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कि जब एंटीबॉडीज बॉडी में जा रही हूँ। अब एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव, कि जब एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाए, और एक होती है नेचुरल पैसिव, जिसमें मदर से एंटीबॉडीज आई। तो शुरू में मदर से एंटीबॉडीज आ रही थी ना, अब मदर से जो एंटीबॉडीज है वो कम आ रही हैं, यानी जो पैसिव नेचुरल थी, मदर से जो एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी आ रही है इसलिए पैसिव इम्यूनिटी, और मदर से आ रही है इसलिए नेचुरल, तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है। और क्योंकि बेबी अब क्या कर रहा है, उसमें एंटीजन जा रहे हैं नेचुरली, और वो खुद एंटीबॉडीज बना रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है, तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। द आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 40 इज डी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है गाइस, कि जब एंटीजन एंटर हो बॉडी में, पैथोजन एंटर हो और इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट हो और एंटीबॉडीज फॉर्म हो, ठीक है। अगर एंटीजन नेचुरली एंटर हो रहा है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, अगर एंटीजन को इंजेक्ट किया जा रहा है तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज एंटर हो रही हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि एंटीबॉडीज के एंटर होने से कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट नहीं होगा, वो पैसिव इम्यूनिटी है। अगर एंटीबॉडीज मदर से आ रही हैं तो वो है नेचुरल पैसिव, और अगर इंजेक्ट की जा रही है एंटीबॉडीज तो आर्टिफिशियल पैसिव।